हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 10 एकेडमी। ये पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम फेडरलिज्म से शुरुआत करेंगे और उसके आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें पॉलिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी गई है आपके सामने, दैट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द कंट्री। तो सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट जिसमें पावर का डिवीज़न होता है सेंटर अथॉरिटी मतलब केंद्र सरकार और उसके साथ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट के बीच में। वो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट राज्य हो सकते हैं और उसके साथ ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन या CAG वगैरह। तो हमने फेडरेशन को दो भागों में बांटा है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर टू रूट्स ऑफ फेडरेशन। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर से मतलब है कि कुछ लोग मिलकर आपस में साथ आते हैं और एक फेडरेशन को बनाते हैं, जिनके अच्छे एग्जांपल हैं USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। तो जैसे हम USA की बात करें तो 1776 में जब USA आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो ऐसा नहीं था कि पूरा अमेरिका जुड़ा हुआ था। उस समय अमेरिका में सिर्फ 13 राज्य हुआ करते थे जो अटलांटिक सी से जुड़े हुए थे, ओशियन से जुड़े हुए थे। तो जब ये 13 राज्य आपस में आज़ाद हो गए तो उसके बाद उन्हें फील हुआ कि हम साथ में लड़े तो ज़रूर हैं लेकिन अब हम अलग अलग हैं। तो तभी एक सुझाव उनके मन में आया कि क्यों ना हम एक साथ हो जाएं। तो यहाँ वो एक साथ आ गए और उन्होंने एक फेडरेशन बनाया जिसे हम कह रहे हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो 13 से चल के धीरे धीरे 50 में बदल गया। आज 50 स्टेट हैं जो मिलकर एक देश बनाते हैं जिसे हम USA या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसलिए उसके साथ वर्ड यूनाइटेड जुड़ा हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपस में मिलकर इस चीज़ को बनाते हैं। अगर कल के दिन कोई राज्य अलग होना चाहे तो अमेरिका से अलग हो भी सकता है। उसी से इतर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्पेन, इंडिया, बेल्जियम आता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंट्रीज हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल हैं, इनसे ज़्यादा कंट्री हैं जो फेडरेशन के दोनों टाइप में आती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। मतलब इसमें हमने पहले देश बनाया और उसके बाद हमने राज्यों को बनाया है। ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश भी आज़ाद हुआ, मध्य प्रदेश भी आज़ाद हुआ, आंध्र प्रदेश भी आज़ाद हुआ, बिहार भी आज़ाद हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक देश बना लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पहले एक देश बना जिसका नाम भारत है, उसके बाद उसके जो राज्य थे उनको नाम दिया गया। तो यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश बोला गया या मिडिल प्रोविंस को मध्य प्रदेश बोला गया। इस तरह से उनके नामों का बंटवारा हुआ। तो आज के समय में अगर हम सोचें कि कोई ऐसा स्टेट हो जो भारत से अलग होना चाहता हो तो क्या वो हो सकता है? तो जैसे हम बात करें कि लाइक बिहार भारत से अलग होना चाहता है तो ऐसा वो नहीं कर सकता है, उसके पावर में ही नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके। तो इसका मतलब है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या इसी को हम यूनियन कहते हैं कि एक संघ है ये, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल है सिक्किम का। सिक्किम 1975 में हमारे देश में शामिल हुआ, आज अलग से एक स्टेट है, पहले कभी एक देश हुआ करता था। तो अगर हम कहें कि 1975 में जब वो हमारे देश में शामिल हुआ और एक स्टेट बना, तो अब वो चाहे कि मैं फिर से एक अपना खुद का देश बन जाऊं तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब वो आ तो सकता है लेकिन फिर जा नहीं सकता है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। देन बेनिफिट हैं डेमोक्रेसी के, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम बात कर भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। जैसे बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी में पहला आता है कि प्रमोट इक्वलिटी, समानता को बढ़ाना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मोनार्की थी मतलब जब राज व्यवस्था थी जहाँ पर राजा शासन करते थे वहाँ समानता का कोई अधिकार था नहीं। अब जाकर हमें समानता का अधिकार मिला जब हमारे देश में डेमोक्रेसी आई। उसका भी रीज़न यही है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, तो हर एक इंसान को हर एक अधिकार देने की कोशिश की गई है कि उन्हें जस्टिस भी बराबर ही तरीके से दिया जाए। ये ना देखा जाए कि वो गरीब है इसलिए उसको न्याय नहीं दिया जाएगा, या वो अमीर है तो उसको न्याय दिया जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने भारत में देखते हैं, तो वो हर किसी के लिए समान होनी चाहिए। सेकंड है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल।
तो प्रत्येक का सम्मान करना है। मतलब ज़िंदा रहने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, वो डिग्निटी के साथ जीना चाहिए, सम्मान के साथ जीना चाहिए। इसलिए हमें फंडामेंटल राइट दिए गए, हमारे मूल अधिकार दिए गए कि हमें इस तरह की आज़ादी है, हम पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। हम जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं हम उनको आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में, तब हमें अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में उनकी वैल्यू कितनी है। लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल देखें जो नए केसेस हैं, जैसे कि हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे इंटरनेट का अधिकार हमें मिल चुका है या प्राइवेसी का अधिकार हमें मिल चुका है। तो राइट टू प्राइवेसी या राइट टू इंटरनेट, ये भी एक फंडामेंटल राइट बन चुके हैं हमारे। तो ये हमें किस चीज़ को दिखाते हैं कि हमारी जो डिग्निटी, हमारा जो सम्मान है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जीने का मतलब हम जस्ट जी नहीं रहे, हमें ऐसे जीना है जैसे पूरी दुनिया एक अच्छे तरीके से रह रही है। थर्ड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छे से सुधारता है। एक राजा जब डिसीजन लेगा तो उसके लिए तो उसके शब्द ही निर्णय हैं, लेकिन जब एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निर्णय लेता है तो उसको बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है, क्योंकि उसको आगे चुनाव लड़ना है। तो उसका डिसीजन उस लेवल पर होता है कि मेजॉरिटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। तो उसको ये ध्यान में रखना ही पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर वो ये डिसीजन लेगा। तो उसको एक डर होता है जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी में हमें ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट मिलते हैं जिनसे हम अपने विवादों को सुलझा सकते हैं। तो एक अच्छा एग्जांपल हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो जब भी केंद्र राज्य या राज्य के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे नदियों का कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होता है हमारे देश में, कि नदियाँ जैसे 2 या 3 राज्यों से निकल रही हैं और फिर वो पानी के बंटवारे के लिए लड़ते रहते हैं। तो इन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है या वो ट्राइब्यूनल बना देता है, उसके थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो बेसिक सी बात यह है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सही करने के लिए भी कोई है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर लड़ गए और अपनी सेना भेज दी। तो ये पुराने ज़माने की जो चीज़ है वो आज नहीं है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें मौका भी दिया जाता है अगर हमसे कोई गलती हो जाए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव कोई नियम बनाता है, तो सपोज करो कि लेजिस्लेटिव ने कोई नया गलत नियम बना दिया, एक ऐसा नियम जो उसने बनाया लेकिन वो गलत था। तो अब वो चाहे सुधार भी कर सकती है, क्योंकि वो फिर से एक नया नियम बना सकती है उसी के ऊपर जो उसको संशोधित कर दे, उसको अमेंड कर दे। तो इस तरह से वो अपनी मिस्टेक को भी सुधार सकते हैं। इसी तरह से ज्यूडिशरी भी, न्यायपालिका भी ऐसा कर सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले कोई डिसीजन दे दे, सपोज 4 साल पहले, और हो सकता है 4 साल बाद उसी डिसीजन को बिल्कुल उल्टा कर दे। ऐसा आरक्षण के केस में हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि गलतियों से सुधार किया जा सकता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। देन हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके क्या फीचर्स थे। हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। फ़िलहाल हम उसके सिर्फ फीचर पढ़ रहे हैं कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें ऐसा क्या है जो उसको सबसे अलग बनाता है। तो पहला है कि वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरी दुनिया का। ये शायद अब हम सब जानते हैं। कुछ संविधान लिखित भी नहीं है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ सब कुछ बहुत ही एक ऐसा कह लो कि वो एक मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, बट अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली चल रहा है। बट वहाँ के लोग समझदार हैं और इसलिए वहाँ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से बहुत बेहतर है। वहाँ कोई भी नेता किसी भी तरह की मनमर्जी नहीं चला सकता है जितनी हमारे यहाँ चला लेता है। नेक्स्ट, दूसरा है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमने इसको बहुत से सोर्सेस से लिया है, इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि हमारे क्या सोर्सेस रहे हैं संविधान को लिखने के लिए, मतलब हमने किस देश से क्या चीज़ बोरो की है। थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे संविधान में रिजिडिटी भी है, मतलब कठोरता भी है, और लचीलापन भी है। ये इस बेसिस पर है कि हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहें तो क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं, हमारा मतलब संविधान से है। संविधान जो बन गया, अब क्या उसको बदला जा सकता है या उसको नहीं बदला जा सकता है। तो जैसा मैंने पिछली बार बताया भी था
कि दो तरह की मेजॉरिटी होती हैं, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए जितने सदन में लोग हैं, सदस्य हैं, उसका 50+ वोट चाहिए होता है। मतलब 50% से ज़्यादा लोग अगर किसी के फेवर में वोट करते हैं तो वो बिल एक्ट में बदल जाता है। जबकि कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनमें 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब 67% लोग जब तक हाँ नहीं कहते हैं संसद में, तब तक वो बिल एक्ट में नहीं बदलता है। तो कई जगह वो बहुत फ्लेक्सिबल दिखता है, तो कई जगह वो हमें बहुत रिजिड दिखता है। इसके बाद आता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो यूनिटरी बायस से मतलब ये है कि एक भेदभाव है कि फेडरल सिस्टम तो है लेकिन उसमें केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर राज्यों के पास भी काफ़ी शक्तियाँ होती हैं जिस तरह से केंद्र के पास होती हैं। वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है और राज्यों के पास ज़्यादा पावर नहीं है इन कंपैरिजन टू सेंटर। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे पास एक तो एकीकृत है, पूरा जो जुडिशरी है वो जुड़ा हुआ है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट देन लोकल जो हमारी कोर्ट होती हैं वो सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है लोकल कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। तो इस तरह से सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और साथ ही इंडिपेंडेंट है। मतलब सरकार इनमें अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर जुडिशरी कोई डिसीजन लेती है तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसकी चीज़ को बदल पाए। वो सिर्फ एक बिल लाकर उसको बदल सकती है, अदरवाइज उसके पास कोई चांस होता नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज हमारे जो लीडर ऐसे आते रहे हैं या अभी भी आ रहे हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको पता नहीं होगा कि कई ऐसे देश रहे हैं, काफ़ी विकसित देश हैं, जिनमें बहुत लंबे समय तक महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार था ही नहीं। शुरुआत में जितने भी जो देश डेमोक्रेसी में चेंज हुए हैं, जहां इलेक्शन हुए, उनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने सभी को वोटिंग राइट दिए हों। शुरुआत में वोटिंग राइट सिर्फ उनको दिए जाते थे जो टैक्स देते हैं, जो सोसाइटी में कोई इज्जत रखते हैं। धीरे धीरे वो वोट परसेंटेज हमने उन लोगों को देना शुरू किया कई सालों बाद, जो थोड़े बहुत ठीक थे, मिडिल क्लास के लोग। फिर हमने उनको दिया जो गरीब थे। फिर हमने बाद में जाकर महिलाओं को दिया। मतलब हमने महिलाओं को अलग रखा, उनको नीचा रखा। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे देश ने ऐसा कभी नहीं किया। 1947 में जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने कोई भेदभाव वाली बात सोची ही नहीं। तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप वोट दे सकते हो। जब संविधान बना तो ये उम्र 21 साल थी, 21 ईयर। 1989 में आके इसको 18 साल किया गया, तो तब तक 21 साल थी। तो सिर्फ इतना है कि आप 21 साल के होने चाहिए, उसके बाद आप वोट दे सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस जाति, किस समाज, किस वंश से या कैसे दिखते हो, आप इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैन सिंगल सिटीजनशिप, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगेन बहुत बड़ी विशेषता है कि हम चाहे मध्य प्रदेश में रहें, चाहे बिहार या केरला में चले जाएं, हमारी नागरिकता एक ही रहेगी कि हम भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि आप केरला के भी नागरिक हैं और इस तरह से कोई डिवीज़न हो। एंड लास्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न या आपातकाल प्रावधान। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो हमारी फेडरल सिस्टम को अचानक से मोनार्क टाइप में बदल देता है। तो ये बहुत ही विशेष समय के लिए रखा गया है इमरजेंसी प्रोविज़न, कि जब देश को लगे कि वो बहुत संकट में है, तो ऐसे समय में जो पूरा जो सिस्टम है वो एक इंसान के हाथ में आ जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के हाथ में, और वो पूरे देश को अपने हिसाब से चला सकता है। हालांकि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो एडवाइजरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर करेगा। तो इसका मतलब सीधा सा है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो पूरे देश पर एक तरह से राज्य करेगी। वो कोई भी नियम बना सकती है
और फंडामेंटल राइट को भी हटा सकती है उतने समय के लिए। तो ये हमारे फीचर्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने एक्चुअली में अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो 9 दिसंबर 1946 से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुरू हुई थी और हमने 26 नवंबर तक जाकर इसको बना लिया था। लेकिन हमने इसको पारित क्यों नहीं किया? क्योंकि 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो रावी नदी के किनारे लाहौर में उन्होंने ये शपथ ली थी उनके साथ कई लोगों ने कि हम आगे से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम देश को किसी भी हालत में स्वतंत्र करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा स्वतंत्र तो हम करने ही वाले थे, तो इसकी अलग से कसम खाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं था, कई सारे मत थे उस समय। कोई डोमिनियन स्टेटस चाहता था, वो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या हुआ था। तो जब हमारा संविधान बना उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब बना या जब लागू हुआ तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी? तो पहला हमारे पास प्रीएम्बल था, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। 395 आर्टिकल्स थे या अनुच्छेद थे जो 22 पार्ट्स में बांटे गए थे और 8 हमारे शेड्यूल्स थे, 8 हमारी अनुसूची थी। आज के समय में हम देखें तो 448 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 पार्ट में डिवाइड हुए हैं वो, और साथ ही साथ 12 शेड्यूल हो चुके हैं। इनको हम आगे देखेंगे। अब जो हमने चीज़ें ली हैं, उधार ली हैं, तो वो हमने किस देश से ली हैं, कैसे ली हैं और उनका क्या महत्व है। तो यहाँ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हमने सबसे ज़्यादा बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत में संविधान के निर्माण के साथ ही कई सारी कमेटी बनाई गई। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनके 7 मेंबर थे, जिसमें जो चेयरमैन थे, जो हेड कर रहे थे, वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। तो उन्हीं की वजह से हम मानते हैं कि उन्होंने इस संविधान को बनाया। क्योंकि ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि वो एक ड्राफ्ट बनाते थे, एक पेपर पर पूरा संविधान लिखते थे और उसको फिर प्रेजेंट किया जाता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो वहाँ जितने भी लीडर हुआ करते थे उस पर बहस करते थे, उस पर डिबेट होती थी। जैसे कोई पर्टिकुलर इश्यू है, लाइक संपत्ति के ऊपर है कि आपकी जो ज़मीन है उस पर अगर बात की जाए कि वो क्या जितनी है उतनी बनी रहनी देनी चाहिए। जैसे कि ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी उस वक्त, लेकिन उसी के अपोजिट किसानों को देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो एक बहुत छोटे नंबर ऑफ़ पर्सन के पास बहुत बड़ी जागीर है और एक बहुत बड़े नंबर ऑफ़ पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। तो उसको हमें कैसे इक्वल करना है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट थे, हम पर रूस का एक बहुत ही बड़ा छाप था। ये सोशलिस्ट लीडर कहे जाते थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो ये अपनी पहचान लेकर आए थे सोशलिस्ट लीडर की। तो सोशलिस्ट लीडर का मतलब क्या है कि जो समाज को एक तरह का करना चाहता है, जिसमें कोई अमीर नहीं है और ना ही कोई गरीब है। तो ऐसे थॉट के साथ जब कोई आता है तो कई सारे इशू बनते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह से क्या होता था कि भीमराव अम्बेडकर वो पूरा अपनी कमेटी के साथ उस चीज़ को बनाते थे, ड्राफ्ट करते थे, मतलब उसको लिख कर लाते थे। फिर वो संविधान सभा में उस पर डिस्कशन होता था, जो चीज़ पसंद आती थी उस पे ऊपर वोटिंग होती थी और देन वो लिख लिया जाता था कि हाँ, इसको हम संविधान में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से सेशन हुआ करते थे और आगे चीज़ें संविधान बनता चला गया। तो वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ने जो चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली, किस लिए ली? क्योंकि एक अच्छी बात यह है ना कि हम देख चुके हैं, किसी दूसरे का एक्सपीरियंस देखने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। जैसे अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें तो जो हमारा पेंडेमिक अभी है कोविड-19,
तो क्योंकि ये चाइना में फैला, उसके बाद इटली अमेरिका में फैला और फिर इंडिया में आया, मतलब इंडिया आने में उससे टाइम लगा। तो हमारे लिए जज करना आसान हो गया कि लॉकडाउन एक अच्छा चॉइस है। अगर भारत में ये बहुत जल्दी आ जाता तब हम शायद नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिला, बिल्कुल ऐसा ही फ़ायदा हमें मिला कि दूसरे देश, जब बड़े देश पहले से ही डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे, उनके पास कई सारे नियम थे, तो जो उनके अच्छे नियम थे वो हमने वहाँ से उठा लिए। कई लोग इसकी बुराई करते हैं कि इसमें भारतीयपन कहाँ रहा, ये तो हमने दूसरों से ले लिया, दूसरे देशों से। बट ये डिबेट अपनी जगह है, लेकिन हमारा देश का संविधान बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और हमें इसके लिए हमारे फोर फादर्स भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, पटेल या ऐसे कई सारे लीडर का सम्मान करना चाहिए। उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। तो सबसे पहले सोर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 1935 में एक एक्ट बनाया गया था। रामसे मैकडोनाल्ड नाम के एक लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन में। ये 1931-30 की बात है। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो लेबर पार्टी के थे। लेबर पार्टी से आप समझ सकते हो मज़दूरों की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी। तो उनका थॉट यही था कि भारत को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत भी एक गिरा हुआ देश है, मज़दूर देश है। जैसे कि हम अगर सोचें कि ब्रिटेन के लोग तो बहुत ही मज़े से रहते होंगे उस वक्त, तो ये झूठ है। ब्रिटेन में भी एक छोटा तबका था जो बहुत अच्छे से रह रहा था। बाकी दूसरा जो तबका था वो मज़दूर वर्ग था और उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। जितना उन्होंने हम पर जुर्म किया, उससे ज़्यादा जुर्म उन्होंने अपने ही लोगों पर किया है। तो जब रामसे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने 3 कॉन्फ्रेंस की 3 सालों में, और उसके साथ डिसीजन लिया गया कि भारत को किस तरह से एक एक्ट दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें और उनका एक विकास हो। आज़ादी तो नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दी जो हम अपना सकते थे। तो 1935 का जो एक्ट है वो काफ़ी बड़ा एक्ट था, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने माना कि ये अच्छा और महत्वपूर्ण एक्ट है और हम इसके साथ फैमिलियर हो चुके हैं, हमें पता है कि ये कैसे काम करता है। तो हमारे देश को भी इसी तरह की चीज़ें चुननी चाहिए। तो इसमें से हमने क्या चुना? फेडरल स्कीम चुनी, ऑफिस ऑफ गवर्नर चुना, पब्लिक सर्विस कमीशन चुनी। मतलब संघवाद के तत्व कि फेडरेशन कैसे काम करता है, हमने उसको चुना। देखिए, जब एक देश आज़ाद होकर संविधान बन रहा है तो वो एक जीरो से शुरू हो रहा है। तो फेडरेशन हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं था शुरू से, हमने उसको चुना है। हम चाहते तो वन पार्टी सिस्टम भी यूज कर सकते थे, जैसे कांग्रेस तो थी और कोई बड़ी पार्टी उस समय बहुत बड़ी थी नहीं, मुस्लिम लीग थी तो उसने पाकिस्तान बना लिया था। तो हम चाहते तो कांग्रेस पार्टी ही रहने देते, वन पार्टी सिस्टम होता, लेकिन हमने जीरो से शुरू किया, लेकिन सब कुछ अच्छे से चुना। तो पहली चीज़ संघवाद के तत्व चुने। दूसरा राज्यपाल का ऑफिस। तो राज्यपाल का ऑफिस का मतलब है कि वो क्या काम करेगा, कहाँ काम करेगा। और तीसरा लोक सेवा आयोग। इसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसकी ताकत कितनी है लोक सेवा आयोग की, पब्लिक सर्विस कमीशन की। और कहीं हद तक आज हम देख रहे हैं कि इसका बहुत बेनिफिट है। जहाँ तक हम देखें तो देश को चलाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेकेंड नंबर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने ब्रिटेन से क्या बोरो किया, क्या उनसे लिया। तो पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से हमारा मतलब है कि संसदीय सरकार या संसदात्मक शासन प्रणाली। तो जहाँ एक संसद होती है और वो काम करती है। अब आप ऐसा मत मानिए हर एक देश में संसद होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा विधि निर्माण प्रक्रिया। तो किस तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चलेगा, मतलब कोई बिल एक्ट में बनता ही कैसे है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो हमने अंग्रेज़ों से लिया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनता है। तो कोई भी बिल जो होता है, पहले कोई भी मेंबर लोकसभा या राज्यसभा का उसको अध्यक्ष के सामने रखता है, स्पीकर के या उपराष्ट्रपति के सामने, अगर वो राज्यसभा की बात हो रही है तो, और उसको
सदन में रखने के बाद कुछ दिनों बाद उस पर बहस होती है, उसके बाद वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में वो पास हो गया तो वो बिल एक्ट में बदल जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म। तो बाइकैमरलिज्म भी हमने मतलब 2 सदन वाली चीज़ें, उच्च सदन और निम्न सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से उठाया है। देन सिंगल सिटीजनशिप, तो ये भी ब्रिटेन का दिया हुआ है, और कैबिनेट सिस्टम। एंड लास्ट है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नियम के सामने सभी बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 के द्वारा हमें समझ में आएगा। हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत हमें बताया गया है कि संविधान के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो। थर्ड जो हमने बोरो किया है बहुत ज़्यादा, वो है यूएसए से, अमेरिका से। तो पहला हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट। असल में जो संघीय ढांचा बना अमेरिका का, वो इसी वजह से बना था कि 13 जो स्टेट थे वहाँ के, अमेरिका के, जिनकी हमने पहले बात की, वो आपस में एक होने के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहे थे, क्योंकि सभी के अपने अपनी ज़रूरतें थी, सभी की अपनी अपनी मुश्किलें थी। तो एक सीधा सा सिस्टम बनाया गया कि हम फंडामेंटल राइट रखते हैं कि लोगों के ये अधिकार तो ज़रूर होंगे। तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, मतलब अमेरिकन्स को क्या फ़ायदा हुआ कि एक चीज़ तो ऐसी हो गई जिसके तहत हम काम कर सकते हैं, और उसके द्वारा चीज़ें जुड़ती चली गई और फिर वो अपने संविधान को बढ़ाते चले गए। तो फंडामेंटल राइट वो राइट थे जो हर एक इंसान को मिलते थे, तो वो अमेरिका ने चुने पहले, और उसके बाद उनकी अवधारणा हमारे इंडिया में भी लाई गई। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा समझो कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है संविधान की, क्योंकि अगर लोगों के अधिकार ही नहीं होंगे तो फिर संविधान या किसी भी चीज़ का कोई मतलब होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से हमारा मतलब है कि जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो हमेशा के लिए यही रहेगा। हम इसका एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। तो होता क्या है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर से वही केस फिर से आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो हो सकता है वो पिछली बार की जगह कुछ अपना अलग ही डिसीजन दे दे। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अगेन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल यूएसए की तरह। ये हमने यूएसए से ही चुना है। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसको कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग से हमारा मतलब है कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल राज्य करेगा ही। अगर वो कुछ ऐसा करता है जो गलत है संविधान की नज़र में, संसद की नज़र में, तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। भारत में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अमेरिका में अभी ये करंट की ही न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप पे पिछले 2-3 महीने पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस की गई थी। हालांकि वो बच गए क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी ऑलरेडी थी, बट 3 ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका में जिन पर इम्पीचमेंट किया गया है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि यूएसए से ये बोरो किया गया है। देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, वो हमेशा ही उपराष्ट्रपति होता है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब वो सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठता है। तो ये जो नियम है ये भी यूएसए ने ईजाद किया था। ये अच्छी चीज़ें होती हैं कि उपराष्ट्रपति का वैसे तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन ऐसे टाइम पर उसका काम हो जाता है, मतलब वो एक वर्किंग क्लास में आ जाता है। अदरवाइज़ वो एक ऐसा इंसान हो जाता है जो सिर्फ एक सिंबल की तरह है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। वो तो सिर्फ इसके लिए है कि जब राष्ट्रपति को कोई दिक्कत आ जाए तब वो राष्ट्रपति बन सके या उनकी जगह काम कर सके। तो उससे अच्छा है कि उसको जो अपर हाउस है उसमें एक काम मिल गया जिससे उसको लगता है कि वो भी पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो कई बार लोग इसको कहते हैं, रिमूवल को भी इम्पीचमेंट कह देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पीचमेंट की तरह ही समझ आता है। इसका भी प्रोसीजर लगभग वैसा ही है जैसा प्रेसिडेंट को हटाने का है। इसलिए कई बार लोग इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए।
देन हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब आयरलैंड से क्या लिया है, तो DPSP लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व। ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे संविधान के चौथे पार्ट में आते हैं, चौथे भाग में आते हैं और ये एक ऐसे पार्ट हैं जो ज़रूरी होते हैं लेकिन अप्लाई नहीं किए जाते हैं या अप्लाई करने पर कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ये एक तरह का ऐसा समझ लीजिए कि आइडियल प्रोसेस है या आइडियल चीज़ें लिखी हुई हैं उन आर्टिकल्स में, जो इस तरह से कही गई हैं 36 से लेकर 51 तक कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सरकार ऐसे काम करेगी, सरकार वैसे काम करेगी। हालांकि सरकार वैसे काम ना भी करे तो उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें इसलिए लिखी हुई हैं, जैसे हम जानते हैं कि कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है दुनिया में, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि आइडियल गैस होती हैं जो रियल में तो नहीं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो सुपर हीटेड गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, तो हम उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं अगर हमें वो रिजल्ट चाहिए। या जैसे कार्नोट इंजन होता है, तो कार्नोट इंजन रियल में तो नहीं होता है, लेकिन हम जितने भी इंजन बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कार्नोट इंजन की तरफ जाएं ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी ईजाद कर सकें। कुछ इसी तरह का DPSP है कि कुछ बातें लिखी हुई हैं, सरकार कोशिश करती है कि उनकी तरफ बढ़ा जाए और सरकारें बढ़ती भी हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस। तो जो अपर हाउस के 12 लोग होते हैं जिनको चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो 12 लोग खेल या सिनेमा या ऐसी किसी कला क्षेत्र से हो सकते हैं। देन इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा, कौन वोट करेगा, कैसे वोट करेगा, ये प्रोसीजर भी आयरलैंड से लिया है। हम इसको आगे देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है। देन कनाडा से हमने क्या लिया है, तो पहला लिया है रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर। रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है ऐसे पावर जो संविधान के लिखे जाते समय नहीं थे। एक कुछ ऐसे नियम होते हैं जो समय के साथ आते जाते हैं। जैसे जब संविधान लिखा गया तब कंप्यूटर बहुत ही छोटी चीज़ हुआ करती थी। वो छोटे से मेरा मतलब है कि वो पूरे विश्व में नहीं फैली थी, वो किसी एक जगह पर थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हुई, कंप्यूटर ने अपने पैर जमाने शुरू किए और आज हम देखें तो पूरी तरह से हम कंप्यूटर पर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर ही है। तो आज के समय में कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें भी आ चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे रिलेटेड नियम भी होने चाहिए। जैसे कोई साइबर अटैक करता है तो साइबर अटैक एक क्राइम है हमारे यहाँ, तो वो क्राइम बनाया किसने, सेंटर ने बनाया। तो ऐसी चीज़ों को हम रेसिडुअरी पावर कहते हैं कि जो पहले से मौजूद नहीं था, जो बाद में आया, तो वो जब जुड़ता है सरकार में या देश में जुड़ता है तो उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेता है वो सेंटर लेता है, वहाँ स्टेट का कोई काम नहीं रहता है। हालांकि बाद में जाके सेंटर चाहे तो स्टेट को दे सकता है, लेकिन शुरुआत जब होती है तब वो सेंटर के पास ही रहेगा, उसके लिए पावर मेकिंग जो अथॉरिटी है। नेक्स्ट है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ये हम जानते ही हैं कि ऑब्वियस सी बात है फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, जो हमने कनाडा से लिया है, मतलब ये बायस्ड है थोड़ा सा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी में एक राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वो एक तरह से एक ऐसा इंसान होता है जो कम्युनिकेशन रखता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उससे बचने के लिए और साथ ही संविधान को सही तरह से लागू बनाए रखने के लिए उसको यूज किया जाता है। देन है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो कोई भी समस्या अगर आती है जिसके लिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, जो संविधान में नहीं है, संविधान के ऊपर है, या संविधान जब बना नहीं था उससे पहले कोई इवेंट है, तो ऐसे समय में सरकार या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। और ये चीज़ हमने कहाँ से बोरो की है, कनाडा से ली है। देन आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इससे पहला तो हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? एक स्टेट लिस्ट होती है जिसमें वो चीज़ें होती हैं जो स्टेट जिस पर लॉ बना सकती है, जिस पे काम कर सकती है। एक वो लिस्ट होती है जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई भी नियम बना सकती है उस सब्जेक्ट पर। और बीच की एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें दोनों ही नियम बना सकते हैं। जैसे अगर हम आज के समय में कहें तो एजुकेशन, तो शुरुआत से एजुकेशन सेंटर के पास नहीं था, तो पहले वो स्टेट के पास ही हुआ करता था, लेकिन एक टाइम के बाद उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। इससे फ़ायदा क्या है कि अब स्टेट भी उस पर नियम बना सकती है, तो स्टेट का भी बोर्ड होता है, वो भी अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं, और साथ ही साथ सेंटर का भी अपना बोर्ड होता है, और सेंटर भी अपनी तरह से शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई भी नियम बना सकती है। तो इसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। देन जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो संविधान में ये हमारे दिया गया है कि कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे बिल होते हैं जो अटक जाते हैं, जो एक्ट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनमें एक लड़ाई छिड़ जाती है। होता क्या है कि कई बार लोकसभा में तो पास हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो बार बार वो बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जा रहा है और राज्यसभा में रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे समय में प्रेसिडेंट चाहें तो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, और जॉइंट सिटिंग मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिलकर एक पूरा एक सदन बनाएंगे, उसमें बैठेंगे और उसी में वोटिंग होगी। उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, जो लोकसभा का होता है। तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, या आज हम जैसे रूस कहते हैं, जो 1991 में टूट गया था। तो पहली चीज़ हमने इससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, जो शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको जोड़ा गया, और ये जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। और साथ ही साथ प्रियम्बल में भी कुछ चीज़ें उन्होंने जोड़ी, जैसे आइडियल ऑफ जस्टिस। तो किस तरह के जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसमें जो ये आइडियल ऑफ जस्टिस है, ये पहले से मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में। देन आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? तो पहला तो हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाता है। तो ये क्या करता है? जब भी हम कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संविधान में पहले से कोई नियम है और हम उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं या संशोधन कहते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है, उसके लिए 2/3 हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो उसका जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। देन साउथ अफ्रीका से हमने दूसरी चीज़ ली है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस। तो 12 तो मनोनीत किए जाते हैं, उसके अलावा जो 238 हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? उनका चुनाव करते हैं। उनका चुनाव राज्यों के द्वारा होता है, राज्यों में जो विधायक होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। तो उसका भी जो प्रोसीजर है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। देन जर्मनी से बहुत सिंपल सी चीज़ है कि फंडामेंटल राइट किस तरह से हटाए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, वो हमने जर्मनी से बोरो किया है। एंड लास्ट फ्रांस। तो फ्रांस से हमने प्रियम्बल के कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। तो ये शब्द क्या हैं, इनके क्या मतलब हैं, इनको हम प्रियम्बल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।